हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो एसएससी जेईई गेट और भी कई एग्जामों में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसका नाम है बाबू क्या, थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक, तापीय प्रतिबल। तापीय प्रतिबल जिसको हमने सिग्मा टी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, किताबों में क्या करता है, पहले ब्यौरा लिखता है, बाद में थोड़ा सा परिभाषा दे देता है। ठीक है, हमने क्या किया है, पहले यहाँ पे परिभाषा बताने का प्रयास किया है। ठीक, उसके बाद हम इसको सिद्ध भी करेंगे, सारी बातें इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पे बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यही बॉडी है। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ से ग्रिप कर दिया गया है, इधर से भी और इधर से ग्रिप कर दिया गया है, और नीचे से क्या कर दिया जा रहा है, हीट को दिया जा रहा है, यानी हीटिंग किया जा रहा है। इसको हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। अगर ये बॉडी फ्री हो तो ये अपना एक्सपेंशन करेगी, अपनी तीन दिशाओं में क्या करेगी, एक्सपेंशन करेगी। ठीक है, लेकिन इसको एक तरफ ऐसे ग्रीप कर दिया गया है, इसकी वजह से जब एक्सपेंशन करना चाहेगी तो एक्सपेंशन तो कर नहीं पाएगी। जब एक्सपेंशन देखो करना चाह रही है तो कर नहीं पा रही है, तो ये जो ग्रीप है इसको रोक रही है, ग्रीप इसको रोक रही है, अर्थात इस बॉडी पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। क्या कर रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, यानी एक्सियल रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है, यानी कंप्रेसिव रिएक्शन लग रहा है, जिसके कारण इस बॉडी में क्या हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। कैसा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है दोस्त, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। कब, जब हीट किया जा रहा है बॉडी को, तब। ठीक है, पहले बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक फिगर मैंने और बनाया है। अब उसी बॉडी को, ठीक है, तो अब एक और बॉडी है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, उसको कूल किया जा रहा है, मतलब उसे कूलिंग किया जा रहा है, हीट को अब नहीं दिया जा रहा है, यानी टेम्परेचर अब इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसके कारण का जो ग्रिप लगाई गई है, ठीक है, ग्रिप लगा रखा है ना मैंने, यहाँ से दोनों ग्रिप लगा रखा है। अब क्या, उसके मॉलिक्यूल्स पास आने का प्रयास कर रहे हैं। जब पास आने का प्रयास कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, टेंसाइल रिएक्शन हो रहा है, यानी क्या होगा, टेंसाइल रिएक्शन हो रहा है उसी बॉडी में, और उसके कारण क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। क्या, उसके कारण क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपको ये थर्मल स्ट्रेस होता क्या है। तो अगर हम देखें था, इसको हम अभी डेरिवेशन करेंगे इसी की सहायता से बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा टी होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। अब आप कहोगे सर अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या है, तो बाबू अल्फा इंटू डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। अभी हम इसके बारे में सारी बातें करेंगे, पहले हम सोच रहे हैं कि आपको थर्मल स्ट्रेस की डिफिनेशन दे दें। ठीक, तो सिग्मा टी इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अभी हम इसके बारे में बात आपसे करेंगे। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ई क्या है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे आप यंग मॉडुलस भी कहते हैं, और प्रत्येक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्त, अलग अलग होती है। ठीक है, अल्फा की भी वैल्यू क्या होती है, प्रत्येक मटेरियल के लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, डिफरेंट होती है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, कुछ मटेरियल के बारे में लिखाएंगे भी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देख रहे हैं सिग्मा टी बराबर मिला क्या, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे भी एक वर्ड आया स्ट्रेस, जिसको हम जानते हैं स्ट्रेस जो होता है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रेस बराबर होता है, हम जानते हैं इंटरनल आपका रेजिस्टिव फोर्स, यानी FIRF ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो हमने जब इसको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो स्ट्रेस है यहाँ का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ये पढ़ाया था पहले, स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, थर्मल स्ट्रेस की नहीं, ये बताया था ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इसमें एरिया कहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, स्ट्रेस जो होता है, थर्मल स्ट्रेस जो होता है, वो इंडिपेंडेंट टू एरिया होता है, यानी एरिया से उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, तो सर डिपेंड किस पे करता है, दो चीज़ों, डिपेंड ऑन मटेरियल, देखिए ई है ना, डिपेंड ऑन मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है, और दूसरा बात डिपेंड ऑन टेम्परेचर
टेम्परेचर डिफरेंस, जो डिफरेंट टेम्परेचर का डिफरेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ परिभाषा क्या मिली कि थर्मल स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जो एरिया से फ्री होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया या इंडिपेंडेंट टू एरिया होता है, और मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या, ये सारी बातें आपसे करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्त, इसको मिटाते हैं, बाद में हम इसकी सहायता से ही इसका डेरिवेशन करेंगे, इसलिए हम इसको मिटा नहीं रहे हैं। बात समझ में आई आपको, और सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं आपको, ये मिटा नहीं रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। थर्मल स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जो एरिया से स्वतंत्र होता है और मटेरियल और टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। ओके, ये हमने यहाँ आपको इसको मिटाया। अब इसी के बारे में हम सारी बातें करने जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये बाद में हम सिद्ध करेंगे, इसलिए हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, अब हम क्या करते हैं बाबू, आप उससे ये बातें करते हैं। तो आप जानते हो कि आपकी ही बॉडी, अपनी बॉडी को लीजिए। ठीक है, इस समय ठंडी का मौसम है। ठीक, ठंडी के मौसम में आपकी बॉडी क्या कूलिंग की वजह से क्या आप ऐसे रहते हो। गर्मी के मौसम आपकी बॉडी क्या होती है, एक्सपेंशन करती है, यानी ठंडी के मौसम कंडक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह कोई भी बॉडी है, क्या कोई भी बॉडी है आपकी, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। ठीक, ये कोई बॉडी है, एक और ये बॉडी है। ठीक, अगर इस बॉडी को आप हीट देते हो, इस बॉडी को अगर आप हीट देते हो, अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ इसकी लंबाई आपकी ये L रही होगी। ठीक, इसकी ये चौड़ाई रही होगी मान लीजिए B। ठीक, इसकी थिकनेस हमारी क्या रही होगी D, जो बॉडी। ठीक, अब इसको आपने क्या किया, हीट दिया, यानी इसमें हीट दिया, हीटिंग दिया इसको आपने, तो यही बॉडी मान लीजिए ऐसी हो गई, यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, नीचे ही बना देते हैं ताकि हमें ऐसा नहीं रहे समझाने में आपको। यही बॉडी को जब हमने हीट किया तो बॉडी कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है ना, इसके बाद क्या हुआ, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, आप जान रहे हैं जब हीट करोगे L डैश होगी, इसकी चौड़ाई जो हो गई विड्थ वो क्या हो गई B डैश हो गई, इसकी थिकनेस जो हो गई बाबू कितना हो गई T डैश मान लो। ठीक है, कब हुई, जब हीट किया गया, क्या, जब हीट किया गया, यानी इस बॉडी में क्या हुआ है आपका, यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी इसमें एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। ठीक, यानी हीटिंग करने के बाद, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हीटिंग। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, अच्छा, आप जानते होंगे दोस्त कि दो रेल की जो पटरियाँ होती है उसमें गैप होता है। क्यों होता है गैप, आप जानते होंगे कि गर्मी के सीजन में क्या होता है, जो आपका मौसम होता है, समर का सीजन होता है, उसमें क्या होता है, हीट के कारण उनकी जो रेल होती है, रोल यानी पटरियाँ जो होती है, उसमें भी क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। अगर वो मतलब क्या बोलते हैं पास रहेंगी तो वो क्या हो सकती है, जब मतलब एक्सपेंशन होगा तो टेढ़ी हो सकती है, इसकी वजह से गैप हम रखते हैं। ठीक है, ये बातें आप जानते हैं। ठीक, और एक बात याद क्या रखना है कि जो आपका थर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस होता है या थर्मल जो प्रोसेस होता है एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत धीमे धीमे होता है। हीटिंग भी करोगे डायरेक्ट हीट थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे हीट होता है। ठीक है, और कूल भी होगा तो धीरे धीरे कूल होगा, इसलिए ये क्या होता है, एक तरह से रिवर्सिबल नेचर का होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि इसको जब हीट दिया हमने, इसकी लंबाई L डैश हो गई और चौड़ाई इसकी B डैश हो गई। अब टेम्परेचर क्या हो गया, T डैश हो गया, अर्थात इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इसका वॉल्यूम क्या हो गया बाबू, बढ़ गया।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यल क्या है, यल क्या है, आप कहोगे इनिशियल लेंथ, क्या, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, ठीक। बी क्या है, तो आप कहोगे बाबू क्या, इनिशियल विड्थ। आप कहोगे टी क्या है, तो आप कहोगे इनिशियल थिकनेस, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, जब आपने इसको हीट दिया तो ये क्या हो गया, यल डैश हो गया था, क्या हो गया था, यल डैश हो गया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यल डैश, यल डैश क्या है, फाइनल लेंथ, क्या बाबू, फाइनल लेंथ। ऐसे ही बी डैश क्या है, आप कहोगे फाइनल विड्थ, चौड़ाई लो, ठीक है। ऐसे ही आपका टी डैश क्या है, फाइनल थिकनेस, ठीक। कब हुआ है, हीट करने, हीटिंग करने, क्या हुआ बाबू, हीटिंग करने, हीटिंग करने, ऐसा कब हुआ है, हीटिंग करने। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इसकी लेंथ है, ये यल, यल क्या है, यल डैश से यहाँ लिखे हैं, यल लेस देन है यल डैश, बी लेस देन है क्या, बी डैश, और टी लेस देन है क्या, टी डैश। यही तो बात आपको समझ में आ रही है, हाँ, ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये बात तो आपको सारी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब एक बात समझते हैं, पहले इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, ठीक। अब एक बात समझते हैं, बात क्या समझना होगा, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड पढ़ा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा, पढ़ा, जो फार्मूला होता था आपने पढ़ा होगा, डेल्टा यल अपान यल इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी। चलिए इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, डेल्टा टी। जहाँ आपने पढ़ा था हिंदी में, जब लिखा जाता है इसको लिखाता था लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ऐसा पढ़ते थे, ऐसा आप पढ़ते थे, ठीक। इसी को अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ देखो, पहले यहाँ से अगर हम डेल्टा टी निकालें, पहले छोड़ो, यहाँ से अगर हम लिखें अल्फा बराबर, तो क्या हो सकता है, डेल्टा यल अपान यल इंटू 1/डेल्टा टी हो सकता है, ठीक। ये क्या है, आप कहोगे सर ये स्ट्रेन है, क्या है, स्ट्रेन है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अल्फा इक्वल टू, यहाँ से एप्सिलॉन टी, किसके कारण हुआ, थर्मल के कारण, मतलब हीट देने पूरा, इसलिए अल्फा टी अपान डेल्टा टी हो गया। यानी ये हो क्या रहा है, स्ट्रेन अपान टेम्परेचर डिफरेंस, स्ट्रेन अपान टेम्परेचर डिफरेंस, अल्फा इक्वल टू क्या मिल रहा है, स्ट्रेन अपान टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। तो अल्फा को अगर हम यहाँ से देखें तो ये मिल रहा था, अल्फा अगर बोला जाए है क्या, अगर देखा जाए तो अल्फा है क्या, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है क्या, स्ट्रेन पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है। अल्फा क्या है, स्ट्रेन पर यूनिट, स्ट्रेन पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर है, डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है, डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की अगर यूनिट देखोगे आप, क्या होगी आपकी 1, यानी इसका अल्फा की यूनिट देखोगे तो 1/1 पर सेल्सियस, 1 पर सेल्सियस, ये पर सेल्सियस होगा, या 1 डिग्री सेल्सियस हो, डिग्री केल्विन होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ भी समझ में आ रही है आपको, डेल्टा टी क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, हमने ये बात आपसे करी, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम यहीं से क्या करें, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहीं से क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम यहीं से ई टी निकालें,
यानी स्ट्रेन बराबर। तो आप बताओ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी का गुणा अल्फा में हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना। इसी तरह से अगर हम क्या बोलते हैं, ये किस में हुआ है, अल्फा टी किस में हुआ है बताना, स्ट्रेन बराबर है बोला ना। इसी तरह से हम चाहें लंबाई में कितना मतलब स्ट्रेन आया, थर्मल स्ट्रेन आया, चौड़ाई में कितना थर्मल स्ट्रेन आया और थिकनेस में कितना थर्मल स्ट्रेन आया, सबका निकाल सकते हैं। आओ उसको भी समझ लेते हैं। यानी एप्सिलॉन अगर हम यल निकालें तो क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इसका भी आएगा, अल्फा इंटू चौड़ाई में निकालें तो अल्फा इंटू डेल्टा टी इसका भी आएगा, अल्फा थिकनेस में निकालें तो अल्फा इंटू डेल्टा टी इसमें भी आएगा। तो आप देख क्या रहे हैं, आप ये चीज़ देख रहे हैं कि लंबाई में भी स्ट्रेन बराबर आ रही है, चौड़ाई में भी स्ट्रेन बराबर आ रही है, थिकनेस में मतलब जो मोटाई है उसमें भी आपकी स्ट्रेन बराबर आ रही है। ठीक, तो स्ट्रेन यहाँ पे बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है। अगर हम यहाँ पे एक बात सीखें कि स्ट्रेन डिपेंड किस पे कर रही है, तो स्ट्रेन पहला नंबर डिपेंड कर रही है किस पे, अल्फा पे, और दूसरा नंबर किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। दूसरा किस पे डिपेंड करे, टेम्परेचर डिफरेंस पे। ये बात समझ में आ रही है, तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, स्ट्रेन इज बेसिकली डिपेंड्स अल्फा एंड डेल्टा टी, यानी अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक, इसी तरह से अब आगे बात करते हैं आपसे, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर हम बात यहाँ से करें, ठीक, अगर हम बात यहाँ से करें तो आप जानते हैं कि यहाँ से अगर लंबाई वाली बात की लें, एप्सिलॉन भी इक्वल टू क्या मिला है, अल्फा इंटू डेल्टा टी ही तो मिला है, अल्फा इंटू डेल्टा टी ही तो मिला है। और एप्सिलॉन यल बराबर क्या हो सकता है, डेल्टा यल अपान यल हो सकता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा अगर यल निकालोगे तो क्या मिलेगा, यल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। बोलो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले बताओ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, इसी तरह से आपका सब में मिलेगा डेल्टा बी बराबर, सिमिलरली अगर बात करें हम डेल्टा बी बराबर, तो आपका होगा सर बी इंटू मिलेगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। ऐसे ही डेल्टा टी बराबर निकालोगे तो टी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, सब में मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है बाबू, ऐसा मिलेगा ना। हाँ चलिए अब थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई, चलिए इसको मिटा देते हैं, जगह गिरा हुआ है ना। ये बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा इसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपसे कि डेल्टा यल बराबर जैसे आपको मिला क्या, यल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही मिला है। हाँ, डेल्टा यल है क्या, आपका सर फाइनल जो लेंथ है और माइनस इनिशियल लेंथ, यही तो होता है। डेल्टा यल है क्या, फाइनल लेंथ यल डैश था, इनिशियल लेंथ क्या था माइनस यल, बराबर यल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, एक होगा। अगर हम यहाँ से यल डैश निकालें तो क्या मिलेगा, यल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस यल। यहाँ से अगर हम यल डैश निकालें तो यल कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। हम चाहें तो यहाँ से फाइनल लेंथ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बोलो बोलो बाबू, फाइनल लेंथ अगर आप चाहो तो क्या इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते हो, बोलो। ये बात तो आपको समझ में आ रही हो। हाँ ठीक, चलिए इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बी डैश भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, बी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ऐसे थिकनेस, फाइनल थिकनेस भी निकाल सकते हो क्या,
टी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है? बोलो, ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए इसके बाद हम मिटाते हैं इसको। अब एक बात करते हैं, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया? अगर आप देखो यहाँ से तो एक ये बात समझ में गई। अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ से चाहें, यहीं से चाहें, अगर हम सिंपली डेरिवेशन ना करना चाहें कैसे आया था सिग्मा टी, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्या? सिग्मा टी को, क्योंकि आप जानते हैं क्या स्ट्रेस बराबर होता क्या है? होता क्या होगा? स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन इंटू क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से ही सिग्मा टी बराबर चाहो तो निकाल सकते हो। देखो वैल्यू रख दो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक, ऐसे भी तो निकाला जा सकता है। हाँ, अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए कोई फोर्स निकालना हो, जैसे यहाँ पे रिएक्शन फोर्स होता था, इसको निकालना हो तो आप जानते हो सिग्मा टी बराबर यहाँ चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। क्या होता है? फोर्स अपान एरिया। तो यानी फोर्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे सिग्मा टी इंटू ए, वैल्यू रख दो। सिग्मा टी का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी ए इंटू ई। यहाँ से चाहो तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, कॉमन चीज़। लेकिन अब इस चीज़ को हम इसको आपको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे आया था। ठीक, ये बात आपको समझना है। चलिए अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंट मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। आओ इस चीज़ को समझते हैं पहले। ठीक, डिफरेंट मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये हम मटेरियल लिख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा लिख रहे हैं। ठीक, जिसकी यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। ओके, जैसे लेते हैं क्या? स्टील। ठीक, स्टील का जो अल्फा की वैल्यू होती है कितनी होती है? किसी बुक में लिखा था 11 इंटू 10⁶, और किसी में लिखा था 13 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये दिया रहता है, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही कंक्रीट का अगर हम देखें, कंक्रीट का कितना होता है? इसका होता है 12 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, ऐसे ही बात करें हम यहाँ से ग्लास का। ठीक, ग्लास की वैल्यू कितनी होती है बाबू? 9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, ऐसे एल्युमिनियम की बात अगर करते हो, एल्युमिनियम की जो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? कितना लिखा? अच्छा हाँ, 23 23 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, ऐसे ही ब्रास की अगर बात करोगे, ब्रास की जो वैल्यू होती है कितनी होती है बाबू? 19 यानी 19 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, ऐसे ही डायमंड की बात करते हो, डायमंड की तो 1 इंटू 10⁻ क्या होता है? -6 होता है। तो ये अल्फा की वैल्यू क्या होती है? देखो आप, डिफरेंट होती है। इसके कारण क्या होता है? थर्मल स्टेज भी जो होता है अलग अलग मटेरियल में क्या होता है? अलग अलग होता है। या थर्मल स्टेन भी जो होती है वो अलग अलग मटेरियल में क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक बात याद करने लायक क्या है आपका कि थर्मल स्टेन भी क्या होती है? एक तरह से रिवर्सिबल नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? रिवर्सिबल नेचर की। रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर उसे हीट दोगे, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसमें एक्सपेंशन होगा धीरे धीरे। ठीक, और उसी बॉडी को अगर आप कूल करोगे, यानी कूल करोगे तो उसमें टेम्परेचर यानी घटाओगे तो क्या होगा? उसमें कंस्ट्रक्शन होगा धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, अब ये मटेरियल को मतलब, अच्छा एक चीज़ और याद रखना क्या कि इफ मटेरियल इज कंस्टेंट एनी डायरेक्शन, स्ट्रेस
आर डेवलप एट डायरेक्शन। यदि किसी मटेरियल को हम, कोई मटेरियल है, ठीक है, उसको जिस डायरेक्शन से हम रोकेंगे यानी कंस्ट्रेंट कर देंगे, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। ये बात समझ में आ रही है? किसी मटेरियल को जिस डायरेक्शन में आप कंस्ट्रेंट करेंगे यानी रोकेंगे, उसी डायरेक्शन में ही क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। जैसे आपको दिखा रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए बुक है, ये बुक है, ठीक। इसको हम इस डायरेक्शन से ऐसे कंस्ट्रेंट कर देंगे तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका मतलब स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर मान लो बुक ऐसे होती है, हम ये ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे कंस्ट्रेंट करते हैं, उसे हीट देते हैं, क्या होता, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होता, ठीक। अगर ऐसे डायरेक्शन में हम क्या बोलते हैं, मतलब इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं, इस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस जनरेट होता। बात समझ में आ रही है? ये बात भी आपको याद रखने वाली है, ठीक है। ये सब बातें याद रखोगे तो आपको हर चीज़ समझने में आसानी होगा। अब इसके कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। क्या? कुछ केसेस के बारे में हम आपको बातें करेंगे। पहला केस हम पहले देखते हैं। क्या केस फर्स्ट? क्या केस फर्स्ट? एक्सपेंशन ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस में केस फर्स्ट हम देखेंगे। केस फर्स्ट हम वो ऐसे केस पढ़ेंगे, 5-6 केस पढ़ेंगे, लेकिन 2 केस क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिस पे आपके सवाल होंगे, पहले उसको किया जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन में भी वही ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, सवाल को कुछ सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद अदर केसेस के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले केस क्या है, फ्री एक्सपेंशन। क्या? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन जैसे मान लीजिए हम ये बॉडी ऐसे ऐसे, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट कर दिया। क्या किया है? कंस्ट्रेंट कर दिया। यहाँ पे बॉडी को हमने एक तरफ कंस्ट्रेंट किया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसकी लंबाई है, इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, आपको पता है इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, यानी डेल्टा यानी इधर वृद्धि होगी। बोलो होगा? होगा नहीं? और हीट करने पे हाँ। अब इसमें अगर देखा जाए, कोई कहे स्ट्रेस कितना होगा, इस बॉडी में स्ट्रेस कितना होगा, तो याद रखना क्या बाबू, इसका किसी भी डायरेक्शन थर्मल स्ट्रेस जो होगा, इसका क्या होगा, इसका 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यानी यहाँ पे चाहे सिग्मा x डायरेक्शन लो, चाहे सिग्मा y डायरेक्शन लो, चाहे सिग्मा z डायरेक्शन हो, सब डायरेक्शन में जब स्ट्रेस की वैल्यू होगी 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। वनली क्या होगी, थर्मल स्ट्रेन मिलेगी। वनली क्या होगी, थर्मल स्ट्रेन मिलेगी, यानी थर्मल स्ट्रेन 0 होगा। वनली थर्मल स्ट्रेन STRAI स्ट्रेन यानी सिग्मा टी यहाँ पे मिलेगा। वो वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन टी इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा इंटू डेल्टा टी यानी थर्मल स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी फिगर में ऐसे बना के दे देता है आपको गुमराह करने के लिए, ठीक है। ऐसे बॉडी बना दिया, कहेगा इस बॉडी को हीट दिया जा रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, इसमें स्ट्रेस कितना होगा, तो कहोगे 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। स्ट्रेन होगी, हाँ होगी, कितना होगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी होगी। ये पहला केस आपको समझ में आया होगा, ठीक। ये मैक्सिमम करके SSC JEE में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो केस फर्स्ट ये थी, यानी फ्री एक्सपेंशन होगा तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, स्ट्रेन होगा। यानी थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी कि दो सभी डायरेक्शन में, और जो आपका थर्मल स्ट्रेन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी होगी, ठीक। दूसरा केस हम देखते हैं, केस सेकंड। क्या होगा, केस सेकंड। केस सेकंड की बात है। क्या केस सेकंड कह रहा है कि एक रॉड है, जैसे यहाँ पे दिखाया हमने, ठीक है। एक रॉड है, ये रॉड कंप्लीटली कंस्ट्रेंड इन एक्सियल डायरेक्शन। एक रॉड है ऐसे थी, ठीक है,
ऐसे रॉड थी, ये रॉड है, उसको हमने सभी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से, एक्सियल डायरेक्शन से हमने कंस्ट्रेंट कर दिया है, यानी ग्रीप लगा दिया। क्या किया है? ग्रीप लगा दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब इसकी बातें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी बातें हम करने जा रहे हैं। तो आप जान रहे हो, क्या जान रहे हो बाबू, कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर ये फ्री होता, उदाहरण समझो, ये अगर फ्री होता, पहले ये बात समझो, अगर ये बॉडी फ्री होती, ये ग्रीप नहीं लगी रहती, ठीक है, तो आपको क्या होता, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ता, इसका वॉल्यूम बढ़ता, तो ये बॉडी हो सकता आपका ऐसे वृद्धि करती ना, है? लेकिन हमने क्या किया, इस दोनों तरफ से ग्रिप लगा दिया ऐसे, और उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे तो चूँकि ये बाहर जा रही थी, देखो ना, तो अब इसको दाबेगा, उसको ऐसे है, ऐसे दाबने का प्रयास करेगा, लेकिन ग्रिप लगे हाथ, ग्रिप क्या करेगी, इधर से उसको रोकने का प्रयास करेगी, रोकने का प्रयास करेंगे, इसके मालिक्यूल हीट देने पर बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसको ग्रिप जो लगने के कारण क्या है, वो उसको ऐसे कंप्रेस करेगा, तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कंप्रेसिव रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगा, और कंप्रेसिव रिएक्शन होने की वजह से उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस भी जनरेट होगा, यानी यहाँ कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस जनरेट होने वाला है। ये बात पहले समझ में आई, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो, ग्रिप हमने लगा रखी है, ऐसा आपको देखने को मिलता है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। आप एक तार को, जिस पे कपड़ा आप सुखाते हो, ठीक है, उसको गर्मी के सीजन में, गर्मी के सीजन में जाओ तनाव करके, मतलब तान के आप क्या करते हो, बांध देते हो, ठीक है, उसी तार को देखते हो जब धूप तेज हुई रहती है, धूप अगर तेज होती है तो आप देखते होंगे क्या होता है, आप देखते हो क्या होता है, वो लूज हो जाता है, लूज हो जाता है। ऐसे उसी तार को अगर आप ठंडी के मौसम में, मान लीजिए एक, मतलब क्या बोलते हैं कि दोपहर, सुबह से मतलब दोपहर को, मतलब क्या बोलते हैं कि धूप को, ठंडी का मौसम, विंटर का सीजन है, ठीक है, और उसके बाद शाम को ठंडी तेज पड़ने लगी, तो आप देखो कि तार जो बांधे तो उसमें बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, ठीक है, यानी टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ जनरेट हो जाता है, और वही विंटर में क्या हो रहा था आपका, वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, ठीक, तो वही बातें यहाँ पे है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या, उसी बॉडी को कूल किया जा रहा है, यानी टेम्परेचर घटाया जा रहा है, डिक्रीज किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि अब ये ऐसे ग्रिप है, अब इसके मालिक्यूल पास आना चाहेंगे, टेम्परेचर घटाया जा रहा है, तो जब पास आना चाहेंगे तो ग्रिप तो उसमें उड़ जाने जाएगी, तो इसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस आप बोल सकते हैं, ठीक। अभी कैसे आया, इस चीज़ को हम तुमसे बातें करने जा रहे हैं, ठीक, आइए देखते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, किस सेकंड में बात है, ठीक। आप जानते क्या बाबू, आप जानते हैं कि जो अल्फा होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन टी अपॉन डेल्टा टी होता है, यानी जो थर्मल स्ट्रेन होती है अपॉन क्या का टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, वही क्या हो जाता है आपका, अल्फा हो जाता है। अल्फा है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक, यहाँ से आपको ये मिल गया, ठीक। ऐसे ही अगर हम यहीं से निकालें, इसका मान क्या होता है, डेल्टा यल अपान यल, तो यल इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी मिल जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा टी बराबर आप निकालते हो तो एक रिलेशन मिल गया ना आपको, अल्फा इंटू यल इंटू डेल्टा टी, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक बार बताइएगा मुझे, ये जो आपको, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहता था, उसे हीट दे रहे थे, तो उसको धकेलने का प्रयास कर रहा था, ग्रिप को हटाने का प्रयास कर रहा था, बट वो हटा तो पा नहीं रहा था। बात यही है कि कोई मजबूरी तो रही होगी, वरना वो बेवफा नहीं होती, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट कर रहा था,
उसको प्रिवेंट कर रहा था। तो एक्सपेंशन क्या हुआ है, यानी एक्सपेंशन यहाँ प्रिवेंट हो रहा है। एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, क्या है, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड। वो कितनी लंबाई को रोक रहा था, डेल्टा एल को, डेल्टा एल को रोक रहा था। और आप जानते हैं कि डेल्टा एल बराबर, आपको मैंने पढ़ाया है, डेल्टा एल बराबर आपका होता है एफ एल अपान ए, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एफ एल अपान ए। तो आप देखो आर इसमें मिला लग रहा है, आर लग रहा है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्सपेंशन प्रिवेंटेड लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर पूरा लंबाई क्या है एल अपान ए ई। बोलो ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, और बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर है क्या, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अब एक बात बताइए, ये एल आपका इस एल से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लंबाई वही है, उसी के बाद किया जा रहा है, ठीक है। अब बचेगा क्या आपका, आर इक्वल टू बच गया अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू ई। और अल्फा इंटू डेल्टा टी को हम बहुत देरी से पढ़ रहे हैं। आर इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर इंटू यानी आपका थर्मल स्ट्रेन है इंटू ए इंटू ई। जो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यानी एक्सियल रिएक्शन फोर्स जो है, या कंप्रेसिव फोर्स जो है, यानी कंप्रेसिव रिएक्शन जो है, बताओ इस फार्मूले के साथ नहीं निकाल सकते तो बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिल गया, ये कभी कभी निकालने के लिए आता है। आर बराबर, इसी को आपकी किताब में एफ बराबर लिखा होगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन टी यानी थर्मल स्ट्रेन, जो आपको याद रखना है कि अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है ए इंटू ई के बराबर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहीं से देखो, अगर हम इसी से हम देखें, ध्यान देना बाबू, इसी से देखें यहाँ ए है, तो एक गुणा में मल्टीप्लाई में यहाँ भाग करेगा क्या हो जाएगा, आर अपान ए इक्वल टू मिल गया क्या, सिग्मा टी इंटू ई, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब कहोगे सर ये हो गया हमारा थर्मल स्ट्रेस, यानी आर को फोर्स अपान एरिया, या आपका सिग्मा टी आ गया, क्या मिला आपका एप्सिलॉन टी इंटू ई। ये फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक। तो इससे अगर फोर्स पूछ रहा तो फोर्स निकाल सकते हो, इससे अगर थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा तो थर्मल स्ट्रेस आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर इसी फार्मूले को थोड़ा सा और हम लोग करें तो सिग्मा टी बराबर, इसका मान कितना, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, यही तो है। इसी के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था शुरुआत में, परिभाषा बताई थी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अल्फा टी जो सिग्मा टी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया इसमें है नहीं फार्मूले में, एरिया इसमें है फार्मूले में, आप कहोगे सर नहीं एरिया इसमें है नहीं, तो इसका मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है आपका, अल्फा है और ई है, अल्फा भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ई भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसका मतलब डिपेंडेंट ऑन मटेरियल हो गया। तीसरी बात सिग्मा डेल्टा टी है, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंट पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही परिभाषा बताई थी कि थर्मल स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जो एरिया से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, एरिया पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह मटेरियल और टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करता है। ये बात हमने बताया था, ठीक। तो ये चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये चीज़ क्या थी आपका, ये बात समझ में आ गई है ना। एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, तब हम आपको बताते हैं। तो जो समझ चुके होंगे आप, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमारे कंसेप्ट यही हमें क्या हो जाए,
क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए। और मैंने बताया 2 और केसेस हैं जिसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे हमने बताया ना, एक बार था उसमें ग्रीप लगा दिया तो आपका ये वैल्यू आई है। तब हम बातें करते हैं, इसको मिटाते हैं, सवाल लेते हैं, सवालों को लगाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, सवाल को लगाने से पहले इसके मेन फार्मूले लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मजा आए। पहले क्या था तो एप्सिलॉन टी। एप्सिलॉन टी क्या है हमारा? अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक फार्मूला में ये मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना चाहिए। ठीक, ऐसे हमें क्या सिग्मा टी मिला था, यानी थर्मल स्ट्रेस क्या मिला था? एप्सिलॉन टी इंटू कैपिटल ई, ये हमें मिल गया। ठीक, इसी को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? इसका मान रखो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई हो जाएगा। ये फार्मूला मिला, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला क्या मिला था हमें? आर बराबर जो कंप्रेसिव फोर्स था, आर की वैल्यू, आर बराबर कितना आया था आपका? सिग्मा टी इंटू ई, सिग्मा टी इंटू ई। ठीक है, या आप कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, या आर बराबर क्या हो सकता है बताना? आर बराबर क्या हो सकता है? आर बराबर हो सकता है क्या वो? एप्सिलॉन टी इंटू ए कैपिटल ई, ये भी हो सकता है फार्मूला। अरे भाई सिग्मा टी बराबर एप्सिलॉन टी इंटू ई हो जाएगा। या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या? आर इक्वल टू, इसका मान रखते हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक, इंटू ए इंटू ई। ये चीज़ें हैं जो भी आप याद रख सकते हैं, याद रखिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर चलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आप निकाल दिए, लेकिन आपने इसके बारे में बात नहीं किया, टेंसाइल मतलब क्या बोलते हैं कि रिएक्शन कैसे निकलेगा या टेंसाइल फोर्स कैसे निकालेंगे। दोस्त जैसे सिमिलर, जैसे मैंने इसका डेरिवेशन किया है ना, सेम टू सेम इसका भी होगा। वैल्यू कहोगे सर क्या होगा? जो वैल्यू इसकी आई है वही वैल्यू इसकी भी आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? हाँ, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे भी उसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से इसकी मतलब रोका जा रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन प्रिवेंट हो जाएगा बराबर डेल्टा टी। फिर हम वही वैल्यू रखेंगे तो इसका आ जाएगा। इसमें क्या होगा? टेंसाइल आपका थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, उसमें क्या था? कंप्रेसिव हो जाएगा। ये बात आपको मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, इतने फार्मूले अगर आपको याद है तो आपको मज़ा आने वाला है पढ़ाई से। ठीक है, तो चलें बातें करें। चलिए बातें करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आर इक्वल टू क्या है? अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू ई। कहीं लिखे रहते हैं फालतू में, समझ गए? ठीक, चलिए सवाल क्या है देखते हैं और उसके बाद लगाते हैं। सवाल है बाबू कि 5.5 मीटर लंबी एक स्टील रेल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है, और वह दोनों सिरों पर दृढ़ता से जुड़ी हुई है। यदि इसे 90 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाए तो उसमें उत्पन्न स्ट्रेस का मान ज्ञात कीजिए। उसमें उत्पन्न स्ट्रेस का मान ज्ञात कीजिए और उसमें उत्पन्न प्रतिबल का भी मान ज्ञात कीजिए। प्रतिबल का भी मान ज्ञात कीजिए। और मानिए कि अल्फ़ा इक्वल टू क्या है आपका बाबू? 12 गुणे 10⁻⁻6 प्रति केल्विन। ई का मान दिया है 200 kPa, क्या? kPa। ठीक, आइए समझते हैं इसे। मान लीजिए ये रेल की पटरी रही होगी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक को, ये तो फालतू का आपका डिस्ट्रक्शन हो गया।
ना समझिएगा, मान लीजिए ये रेल की पटरी रही होगी, है ना। अब इसकी लंबाई कितना बताया होगा, बता रहा है 5.5 मीटर, 5.5 मीटर, ठीक। तो इन सबको हम क्या करें, एमएम में बदल दिया करें। देखो सोम में हुआ डिजाइन हुई, मशीन डिजाइन हुई, सोम हुआ ड्राइंग हुई, ठीक है। इसमें सारी डायमेंशन को हमें एमएम में चेंज करना चाहिए, हमेशा माइंड में रखना चाहिए हमें एमएम में चेंज करना है, नहीं तो मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। हाइड्रोलिक्स है उसमें अगर एमएम में है सेंटीमीटर, उसे मीटर में बदल लिया करिए, ये बात है कॉमन है, जो नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अगर यही लेंथ हम देखें तब कितना हो जाएगा, 5.5 × 10⁻³ mm हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का 1000 mm होता है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि इसका टेम्परेचर रेल का कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 जो था इसका टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ बोल रहा है क्या, कह रहा है कि दृढ़ता से जुड़ी है, देखिए दोनों तरफ हमने ग्रिप लगा रखा है। इसे 90 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है, मतलब इसे हीट किया जा रहा है, इसको हीटिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हीटिंग किया, हीटिंग करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी T2 आपका दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जब हमें T1 भी पता है, T2 भी पता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेल्टा T निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा T2 - T1, यानी 90 - 30, यानी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, ओके। आगे बढ़ते हैं। यदि स्टील के लिए रैखिक प्रसार गुणांक यानी लीनियर, अभी बता था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा कितना दिया है, 12 × 10⁻⁻6 पर सेल्सियस या केल्विन जो भी हो, ठीक है। यहाँ केल्विन दिया है, पर केल्विन लिख सकते हो, पर सेल्सियस लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, जब हमें ये मिल गया और ई की वैल्यू दे रखा है इसमें, क्या दिया है, 200 न्यूटन पर mm², ठीक। अब इसको भी बदलना पड़ेगा आपको, क्या बदल लो इसको लिख सकते हो 2 × 2 जीरो यहाँ है, इसका 3 बनेगा, 10⁵ न्यूटन पर mm², ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अच्छा देखो, आपको डेल्टा T है और अल्फा पता है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले थर्मल स्ट्रेन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फा × डेल्टा T। अल्फा कितना होगा, 12 × 10⁻⁻6 इंटू हमारा डेल्टा T कितना आया, 60। और ये बात समझ में आ रही है, यहाँ समय मिल जाएगा, यूनिट कोई मिलेगी नहीं, ये जान ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यार, कितना कर ही लोगे, चलो लिख देते हैं, 12 × 6 = 72, 720 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं, ठीक। अब क्या करिए, आप सिग्मा T निकाल लीजिए, क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन इंटू E, बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आया है 720 × 10⁻⁻6 इंटू E की वैल्यू है 2 × 10⁵, कट जाएगा इसमें, और इसका भाई इसका एक इसमें जीरो चला आएगा, 6 हो जाएगा, ये वाला इससे कट गया और ये जीरो भी कट गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, इतना न्यूटन पर mm², ये आ गया, बोलो समझ में आया, हाँ। और इसको अगर तुम किलो न्यूटन पर mm² में लिखना चाहते हो, तुम्हारी किताब में जो दिया गया है, 1000 से भाग कर दो, 1000 भाग करोगे तो 1.44 किलो न्यूटन पर mm² आ जाएगा। ये यूनिट का खेल मैंने स्ट्रेस वाले वीडियो बहुत डिटेल से किया, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। तो इस तरह देखो आपकी वैल्यू आ गई, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी में मिटाते हैं, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है कि स्टील की, ठीक है, 500 mm लंबी एक छड़, स्टील की 500 mm लंबी एक छड़, ठीक है, इसको मिटा दें थोड़ा सा। स्टील की 500 mm लंबी एक छड़, मान लीजिए अब इसकी लंबाई कितनी है? 500 mm लंबी एक छड़, जिसका व्यास कह रहा है कितना बाबू है? 20 mm। 20 व्यास कितना है? 20 mm। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखोगे, यहाँ से मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसी के अंदर बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो बता रहा है यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो कितना है? 20 mm। कितना है? 20 mm, ठीक। यानी हमें डायमीटर पता हो गया है 20 mm। जो डायमीटर पता हो एरिया निकाल देंगे, तो एरिया कितना आ जाएगा? π/4 × 20 का स्क्वायर, इतना mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़ी गई, बात यही आ रही है, ठीक है। फिर इसका तापमान 200 K बढ़ा दिया जाता है, 200 K बढ़ा दिया जाता है, ये बात का 200 K यानी केल्विन, 200 केल्विन बढ़ा दिया जाता है। यदि स्टील के लिए रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा 12 × 10⁻, इतना, तो यहाँ टेम्परेचर क्या किया गया? यानी T2 टेम्परेचर बता रहा है कितना है? 200 केल्विन। तो इनिशियल T1 कितना होगा बताओ? T1 तब 0 केल्विन रहा होगा, क्या यही ना? तो बताओ यहाँ से डेल्टा T निकाल लो यार। तो T2 - T1 यानी 200 - 0 यानी 200 केल्विन। बात समझ में आ रही है? इसका रैखिक प्रसार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन अल्फा दिया है कितना? 12 × 10⁻⁻6 पर केल्विन, ठीक। कह रहा है कि स्ट्रेन बताना है, प्रतिबल बताना है तथा छड़ पर ग्रीव द्वारा लगाया गया कंप्रेसिव फोर्स बताना है। ई की वैल्यू दिया है 200 GPa। हमने कहा किसमें चेंज करना है? 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा सवाल था। अब इसको लगाते हैं। एरिया तो हम निकाल चुके हैं, एरिया तो कितना आया एरिया? ये हल करोगे, इसको हल करोगे, आपका एरिया यहाँ से आ जाएगा 314 mm स्क्वायर, ठीक है। देखो डेल्टा T अब अल्फा बटा है, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेन निकाल लो, कितना हो जाएगा? 200 × क्या होता है? अल्फा × डेल्टा T। तो अल्फा कितना है? 12 × 10⁻⁻6 × 200, ठीक। तो 2 जीरो आपका घट जाएगा इसमें से, और ये तो 12 दूनी 24 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई आपको? यहाँ से इतना है, आपकी किताब में से क्या किया? यहाँ पे लगा दिया है, तो 2.4 × 10⁻³ भी तो लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, अब हमें थर्मल स्ट्रेन पता चल गया है। तो जब थर्मल स्ट्रेन पता चल गया है तो आप थर्मल स्ट्रेस निकालो, थर्मल स्ट्रेस निकालो। थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा एप्सिलॉन T × E, यहाँ लिखा है सर। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 2.4 × 10⁻³ × E। E का मान कितना बाबू? 2 गुणे ये मत लिखो, 200 लिखो × 10⁻³ ये आपका इससे कट जाएगा, तो गुणा करो कितना आ जाएगा? देखो 24 दूनी 48, 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसे किलो न्यूटन में लिखोगे तो आ जाएगा 0.48 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं, सही, ठीक है। अच्छा, इसी में आप फोर्स निकालोगे, कंप्रेसिव फोर्स, जो आपकी किताब में F से डिनोट कर रहा है, छड़ पर लगा कंप्रेसिव फोर्स को F से डिनोट कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ आर से नोट किया गया है। आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर देखो सिग्मा टी इंटू ई, ये भी तो फार्मूला मैंने बताया था इसका, हाँ सिग्मा टी इंटू ए बताया था ये, ठीक। तो अब ये बताओ इसका वैल्यू आया ही है, ये वाला वैल्यू ये वाला मेरे को, तभी कोई दिक्कत नहीं। 48 इंटू एरिया कितना आया है 314, गुणा कर लो कितना आ जाएगा आपका 150.72 किलो न्यूटन। समझ में आया होगा, सारा चीज़ लिखा है, एक बार देख लीजिए उसके बाद बताइए। पहला क्वेश्चन कराते हैं। दिख रहा है सूरज उद्यान दिख रहा है, फिर भी इसलिए एक सवाल और लगा देते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए इसको मिटाते हैं, एक सवाल और बताते हैं। अगला सवाल क्या है बाबू, कह रहा है किसी छड़ को 373 के तक गर्म करके दोनों सिरों पर जकड़ दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मतलब एक रॉड थी, ध्यान देना बात, एक रॉड थी ये, इसको 373 के तक केल्विन तक गर्म किया गया, उसके बाद दोनों सिरों पे जकड़ दिया गया, जकड़ देने में समझ बांध दिया गया, पूरा ग्रिप लगा दी गई, ठीक। तो जब ग्रिप लगाई गई फिर क्या करें, फिर इसको ठंडा करके 273 केल्विन तापमान पे लाया जाता है। पहले समझो, यही छड़ थी मान लो, ठीक है, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपको इधर होने वाली है, देखो, क्योंकि अब क्या होगा, अब चूंकि उसके मालिक्यूल पास आएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होने वाला है, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो पहले क्या टेम्परेचर T1 कितना था, T2 करते हैं, T2, ठीक है। T2 कितना था, जितना आपको मतलब आपको गर्म किया गया था, कितना 373 केल्विन। अच्छा, और T1 कितना बता रहा है, कहाँ तक आके छोड़ रहा है 293। आप इसको भी T1 मान सकते, तो कोई बात नहीं, बड़ी में से छोटा घटाना, कुछ और नहीं। बताओ डेल्टा T कितना आ जाएगा सर, T2 में से T1 को घटा लीजिए, 373 माइनस हो जाएगा 293, कितना आएगा वो 0, 17 में से जाएगा 8, यानी 80 किया जाएगा, ठीक। ये समझ में आया। फिर क्या करें, यदि छड़ का व्यास 30 mm है, अब इसका व्यास कितना बताया 30 mm, अगर वो 30 mm है डायमीटर, ठीक है, तो उसको देखो, ये डायमीटर हम यहाँ लिख रहे हैं 30 mm, तो इसका एरिया निकाल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा π/4 इंटू 30 का स्क्वायर, ठीक। ये हल करने पाया है आपका 706.86 mm, ठीक। कह रहा कि 30 और उसके पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा 18 गुणे, अल्फा की वैल्यू क्या 18 गुणे 10⁻⁻6 पर केल्विन हो, तो छड़ में उत्पन्न विकृत मतलब स्टेन, मतलब ये निकालना, ठीक। दूसरा चीज क्या कह रहा है, स्ट्रेस मतलब सिग्मा टी। तीसरा चीज क्या कह रहा है, बल मतलब आर। छड़ के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक ई की वैल्यू दिया है, कितना दिया है की वैल्यू 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया, ठीक है, किलो पर mm स्क्वायर दिया हुआ। बात समझ में आ गई यहाँ तक, हाँ। चलिए अब इसको लगाना शुरू करते हैं। तो जो कहा है उसको निकालते हैं सीरियस। देखो अल्फा पता है, डेल्टा टी पता है,
तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, थर्मल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, यानी एप्सिलॉन टी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 18 गुणे 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 80। इसको हल करोगे, गुणा करोगे तो वो आ जाएगा कितना, 1.44 इंटू 10⁻⁻3। अब समझे। अब जब ये पता चल गया तो अब सिग्मा टी निकाल लो, सिग्मा टी निकाल लो। सिग्मा टी क्या होता है, एप्सिलॉन टी इंटू कैपिटल ई। ठीक, यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज करना, ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, देखो अब यहाँ पे इसका वैल्यू हमें मिला है 1.44 इंटू 10⁻⁻3 इंटू ई का मान हो जाएगा 10⁵। तो हल करेंगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.44 इंटू 10⁻² न्यूटन पर mm स्क्वायर। बात समझ में आपको, ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसी को आप किलो न्यूटन में लिखना चाहते हैं, 1000 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 0.144 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किताब का उत्तर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि बल ज्ञात करना है। बल कैसा बल होगा, वो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स होगा, यानी टेंसाइल फोर्स होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, या आपकी किताब में एफ से किया है, आर बराबर क्या था आपका, यहाँ पे देखा जाए तो सिग्मा टी इंटू क्या आएगा, चलो जाने, ये फार्मूला लगाया, उसी को लगाते हैं आपको समझाने के लिए। सिग्मा टी लगाते हैं, सिग्मा टी इंटू ई। कहोगे कैसे, आओ दिखाते हैं। देखो ये मिलकर हो जाएगा क्या आपका, सिग्मा टी इंटू ए, एप्सिलॉन टी इंटू ए इंटू ई, और ये मिलकर हो जाएगा सिग्मा टी इंटू ई, यही हम मिलेंगे। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें पता है 0.44 इंटू 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 10⁵। ठीक है, एक मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा ये आपका 101 कर लीजिएगा, ठीक है, 101.79 किलो न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब न्यूटन आएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों जीरो इधर चले जाएंगे, एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवालों को लगाया जाता है। तो शायद ये बातें आपको समझ में आती होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बताया था ना 5, 6 कंडीशन और हैं जिसको हम बताएंगे, बताने के बाद फिर सवाल को लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।